साथ में सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, अब ये दो टर्म काफी रोल मॉडल अप्लाई करते हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्या होते हैं? सेंसर्स जो सेंस कर रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं? फिजिकल एनवायरमेंटल वैल्यूज को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे सेंस करना, ओके ठीक है। किस फॉर्मेट में ये सेंस करते हैं? वोल्टेज में, करंट में, पल्सेस में? श्योर? वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों में? बाकी सेंसर्स कौन सी वैल्यूज पर सेंस करते हैं? फ्रीक्वेंसी, सिग्नल। सेंसर सी, अगर मैंने ये बोला है कि आपका एक आईआर सेंसर है, ठीक है, आईआर सेंसर का फुल फॉर्म? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सेंसर। आगे ये तो आई हुआ, आर कहाँ गया? रेडिएशन, ओके। सो इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसर इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेज, राइट, फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिवाइसेस। क्लियर? अब जो आप मोबाइल फोन्स का या फिर जो आपके टीवी रिमोट्स होते हैं, एसी रिमोट्स होते हैं, सबके आगे एक आईआर सेंसर लगा होता है, ध्यान है इतना तो, ठीक है। अब आईआर सेंसर को अगर मैंने ये बोला है कि ये तो रेस को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसका वैल्यू किस में आ रहा है? रेस, सिग्नल्स में, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में, यही बोलोगे? नहीं, सेंसर्स कभी भी अपना सेंस्ड वैल्यू फ्रीक्वेंसी या पल्सेस में इसमें नहीं देता आपको। कोई सा भी सेंसर ले लो, every sensor only gives in the calibrated values in the format of voltage and current, ठीक है। इसके अलावा सेंसर्स कोई वैल्यूज नहीं देता। ये हम उस सेंसर के इनबिल्ड प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं कि ये वैल्यू इस रेस के अकॉर्डिंग रेंज में ये आएगी, ठीक है। कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका रेंज ये डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी सेंसर्स होते हैं, सारे के सारे सेंसर्स आपके वोल्टेज और करंट की फॉर्मेट में आते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं फिर, ठीक। तो कभी भी ये मत बोलना कि सेंसर्स पल्सेस में दे रहे हैं वैल्यूज या फ्रीक्वेंसी में दे रहे हैं, सारे सेंसर्स कन्वर्ट होते हैं, ठीक। एंड एक्चुएटर्स, अब एक्चुएटर्स क्या होते हैं बताओ? नहीं सुना? एक्चुएटर्स सुने? नहीं सुना है मैम। सुना है? क्या होता है? सुना तो है, चलो अच्छी बात है। मैकेनिकल में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ने एक्चुएटर्स सुन लिए, वेरी नाइस। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के बिल्कुल ही बिना सुने बैठे हैं क्या सब? कुछ पढ़ाई लिखाई करी है कभी कि नहीं करी है? एक्चुएटर वो फिजिकल मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सी एक्चुएटर्स क्या होते हैं? आपकी जो भी इनपुट वैल्यूज आ रही है, इनपुट वैल्यूज सेंसर से आ सकती है, ठीक है, किसी ऐसे इनपुट डिवाइसेस से आपकी वैल्यूज आ सकती हैं। जो भी वैल्यूज आपकी इनपुट वैल्यूज आती हैं, उन सारी इनपुट वैल्यूज को कंट्रोल करने में एक्चुएटर्स काम आते हैं। जैसे आपने मोटर्स यूज कर ली, मोटर्स क्या है? एक एक्चुएटर है जो कंट्रोलिंग के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एलईडी लगा दी है, वो क्या है? एक एक्चुएटर है जो एक आउटपुट दे रहा है। एक्चुएटर इन सिंपल वे जो आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, वो सारे के सारे एक्चुएटर्स होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर बोला एलसीडी लगा दो, तो एलसीडी क्या है? एक एक्चुएटर है, ठीक है। कुछ डेटा इनपुट आया तभी तो उसने एलसीडी को डिस्प्ले किया है ना। तो जितना भी आप आउटपुट गेट करते हो वो सारा एक्चुएटर्स के थ्रू होता है, एंड दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इनपुट वैल्यूज, राइट। जितनी इनपुट वैल्यूज आती हैं उसको कंट्रोल करने के काम में एक्चुएटर्स आते हैं। मोस्टली एक्चुएटर्स सबसे ज्यादा यूज मोटर्स करती हैं एक्चुएटर्स में, राइट। ओके, सो परसेप्शन लेयर तो समझ में आ गई है कि हमने सेंसर्स, एक्चुएटर्स या हमारे जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट किया है। अब आप उस लेयर में सारे सेंसर्स से एक सेंस्ड रॉ डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। रॉ डेटा कलेक्ट होने के बाद में जाता है नेटवर्क लेयर पर।
नेटवर्क लेयर दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लेयर जहाँ पर आप अपना डेटा कलेक्ट करके रख रहे हो, ठीक है, और कलेक्टेड डेटा आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी दूसरे लेयर पर. कौन सी लेयर पर ट्रांसपोर्ट करना होता है आपको? एप्लीकेशन लेयर पर, राइट. इसके बाद में हम एक लेयर और कंसीडर करते हैं, दैट इज इन द फाइल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है. जो हमारी नेटवर्क के बाद में एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर. नेटवर्क लेयर में आप सर्वर को यूज कर सकते हो, स्विचेस हो गए, हब्स हो गए हैं, राइट, जहां पर आपका रॉ डेटा कलेक्ट हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क इट गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. सो दैट इज द नेटवर्क लेयर. और ट्रांसपोर्ट लेयर अब फाइनली उस डेटा को जो तीसरे डिवाइस पर गया है, राइट, वो ट्रांसपोर्ट लेयर लेकर जाएगी आपके एप्लीकेशन लेयर पर. एप्लीकेशन लेयर के अंदर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है. यस, 4th रो 3rd स्टूडेंट, ड्रॉप योर फोन. ओके, तो यहाँ पर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं. देखने की जरूरत नहीं है उसको, तुम्हारे क्लासमेट है. किसी का तो होगा. I'm observing you. Okay, so क्लाउड कंप्यूटिंग, मुझे भी भुला दिया मैं क्या बोल रही थी. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? वर्चुअल स्टोरेज नेटवर्क होता है जिसमें हम लोग अपना डाटा वर्चुअली स्टोर कर सकते हैं. बिल्कुल, एग्जैक्टली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है. यू कैन नॉट सी एक कंटेनर है जो आपको दिख रहा है जहां पर आप उस डेटा को स्टोर कर रहे हो. नहीं, ये फुली वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना डेटा को स्टोर करते हो, राइट. और एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जितना भी आपका रॉ डेटा कलेक्ट हुआ है वो पूरा का पूरा रॉ डेटा जाता है क्लाउड लेयर पर, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, ठीक है. क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आपने 50 या 100 सेंसर्स यूज करें, तो आप ये माइंड में लेकर आओ कि 50 सेंसर्स, एक सेंसर 24 आवर अगर चल रहा है तो वो 50 सेंसर्स 24 आवर अगर चलेंगे तो कितना डेटा कलेक्ट होगा? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट होगा ना. तो वो पूरा का पूरा डेटा क्या आप कंट्रोलर के अंदर स्टोर करके रखोगे क्या? आपका कंट्रोलर हैंग नहीं हो जाएगा, चलेगा ही नहीं. प्रोसेसर भी यूज करोगे तो कितना डेटा लेकर आओ? ये तो रियल टाइम डेटा आ रहा है ना पूरा. अब इस रियल टाइम डेटा को हमें स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना होता है ताकि आप एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पूरा डेटा स्टोर करके रख सको. और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि IoT के डिफरेंट क्लाउड्स अवेलेबल होते हैं, राइट, जिसमें मैटलैब एनालिसिस अवेलेबल होता है उस प्लेटफॉर्म पे. मैटलैब एनालिसिस मतलब वो आपको पास्ट 2 years, पास्ट 3 years, पास्ट 10 years तक का डेटा एनालिसिस करके दे सकता है और इवन रियल टाइम एनालिसिस भी देता है वो, ठीक है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग विद IoT के साथ में. अब IoT में हम IBM क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं. और बताओ कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं? AWS होता है, यस. Azure होता है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया. थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा वहां से. iCloud, बिल्कुल. आपके इवन फोन में भी सबके पास में अपने अपने क्लाउड्स होते हैं. क्या सैमसंग क्लाउड्स होता है? OnePlus क्लाउड होता है? MI क्लाउड होता है? होता है कि नहीं होता है? से यस और नो? आप लोगों से ज्यादा मेरी आवाज आ रही है. आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं फिर भी एक यस की आवाज सुनाई नहीं देती है मुझे. ठीक है, तो ये सब क्या है? आप Gmail, गूगल क्लाउड यूज करते हो, गूगल ड्राइव, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है या नहीं है? नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है. इस तरह से IoT के भी बहुत सारे क्लाउड्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं जो आप सभी ने अभी एग्जांपल्स दिए हैं. आप इन सब पर IoT के डेटा को स्टोर कर सकते हो, सारे सेंसर्स का रियल टाइम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं ऑन द रियल टाइम, ठीक है. प्लस एक चीज़ आती है डेटा एनालिटिक्स करके एक डोमेन होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जाना भी चाहते हैं उस फील्ड में.
ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स एक बैकएंड जॉब है, ठीक है, और वही डेटा एनालिटिक्स फुल काम होता है आईओटी विद क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जिसमें आपको किसी भी डोमेन का डेटा दिया जाए, भले 400, 4000, 4 लाख का डेटा दे दो, तब भी क्लाउड में इजीली एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से आईओटी विद क्लाउड कंप्यूटिंग आता है तो एक डेटा एनालिटिक्स की जॉब भी आपको मिल सकती है, राइट। तो आप एक वर्सेटाइल पर्सन हो जाओगे। सामने वाली कंपनी को एक एनालिटिक्स अलग से लेना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, आईओटी का एक एम्प्लॉय अलग से हायर करना पड़ेगा, हार्डवेयर का एक एम्प्लॉय अलग से हायर करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास में वो सारे डोमेन्स हैं तो एक ही में काम हो जाएगा, बजाय वो 3 को हायर करें, ठीक है। तो ये वर्सेटाइल, आज के टाइम पर जितना वर्सेटाइल होगे उतनी आपकी वैल्यू रहेगी मार्केट में। अगर एक ही स्किल सीख के बैठ जाओगे कोई नहीं पूछेगा। जितने नंबर ऑफ स्किल्स आपके पास में रहेगी, जितना नॉलेज, डीप नॉलेज आपको रहेगा, उतना आपका वैल्यू मार्केट में रहेगा, उतना कंपनीज में आप स्टैंड कर पाओगे। अदरवाइज आजकल ना कंपनीज ले तो लेगी आपको, बट 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, किसी में 3 मंथ्स, किसी में 1 ईयर, इस तरीके से ग्रेचुइटी के प्रोबेशन पीरियड्स होते हैं, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड्स में कंपनीज 90% एम्प्लॉयज को निकाल रही है अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट में जाके देखो इंडस्ट्रीज में कि क्या हो रहा है। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि उसकी जॉब लग गई है, 6 मंथ बाद एश्योरिटी नहीं है कि वो उसी कंपनी में काम करेगा, वो निकाला भी जाता है, राइट। तो हर कंपनी देखती है कि आप कितना अच्छे से काम सीख सकते हो, कितना अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को बढ़ाओ, नॉलेजेबल बनो, स्किलफुल बनो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, बजाय एक दूसरे से बस चैटिंग करने में टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। ओके, सो नाउ द लास्ट लेयर इज द डेटा मैनेजमेंट लेयर। डेटा मैनेजमेंट लेयर is basically a total use of application जिसके थ्रू आप पूरा रूम कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। सो दैट डेटा मैनेजमेंट लेयर में जो भी हमारा एनालिसिस आता है उसके बाद में आप एनालिसिस या डिसीजंस लेते हो, ठीक है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजमेंट। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में किसी को कोई डाउट्स या कंफ्यूजन कि आईओटी का प्रोसेस कैसे होता है? एनीवन? Okay, that's great. See the basic diagram of IoT, how smart wearable devices and sensors and smart things are going to connect with the processor or server devices, right? Now this controllers and every devices or processor are connected with the cloud computing. So huge amount of data will be stored onto the cloud and real time analysis or visualization chalega. After this visualizations, the data is going to be used for a controlling and make a decisions by users or by you. Clear? Okay, so ये एक expected IoT का market है जो आप सभी को एक एनालिसिस ग्राफ है देखना ज़रूरी है। इन 2019 to 2027 का एक एनालिसिस ग्राफ है, राइट। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट होगा, है बिल्कुल है, होना भी चाहिए। तो आप लोग स्टॉक मार्केट में एक पर्टिकुलर फील्ड को देखते हो या पूरा ही देखते हो? पूरा देखते हो। अब से स्टॉक मार्केट में एक फील्ड चूज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है हमारा ये सेमिनार से, बट उससे भी आपको नॉलेज अच्छा रहेगा कि मार्केट में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोटली चलते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स एंड आईओटी के साथ में, प्लस एडास सिस्टम के बिना टेस्ला ने कोई भी कार्स को लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। जो टेस्ला ने कार्स बनाई है वो कार्स कर क्या रही है? ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग है, जिसमें ड्राइवर की या फिर आपको किसी भी पर्सन की नीड नहीं है जो उस कार को ड्राइव करे, यही है। वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है दैट इज एडास,
कौन सी टेक्नोलॉजी है? एडास। और एडास को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करने वाला भी टेस्ला ही है, ठीक है। और एडास का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेल्फ असिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी राइट नाउ इन इंडिया। अगर आप उसका कोर्स करने जाते हो तो ऑलमोस्ट शायद 2 to 3 लाख फॉर 6 मंथ का कोर्स है वो, ठीक। यस, इतना महंगा है, ठीक है, राइट। तो उस एडास सिस्टम तक जाने के लिए आपको बहुत अच्छा डीप नॉलेज एम्बेडेड सिस्टम्स का और आईओटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना आईओटी और बिना एम्बेडेड के एडास कोई भी नहीं सीख सकता। कैसे किसी मशीन को कंट्रोल करना है, ये चीज़ तो आप एम्बेडेड सिस्टम्स और आईओटी से ही कर पाओगे ना, बिना उसके पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो एडास सिस्टम भी आईओटी और एम्बेडेड का ही एक एडवांस वर्जन बोल सकते हो, और रॉस उसमें सबसे ज़्यादा यूज आती है, ठीक है। सो इन 2019 आप देखो कि मोस्टली 120 कितने नंबर ऑफ ब्लू कलर में आईओटी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड थे। इन लाइट पिंक कलर्स दी आईओटी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर उसमें यूज में आया है, ठीक है। और 2019 में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थे। नाउअडेज एंड आफ्टर 2022 देखो 2023 में 2024 और अपकमिंग फ्यूचर कितने सारे ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस आईओटी के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। अभी हम भी ये देखते हैं कि डेली जो हम कॉलेजेस में यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं वो सारे आईओटी के साथ में, इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं, है ना। आप वॉच देख लो, आपके जो वियरेबल पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उसे देख लो, आपको मोबाइल फोन्स देख लो, इवन यहाँ किसी एआई के साथ में जो आईओटी है, आप अपने डिवाइस पर कुछ सर्च कर रहे हो या आपने जस्ट ये सोचा है कि यार कभी हुआ है किसी के साथ में कि यार फ़ोन आपके हाथ में है और आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि मुझे टीवी देखना है, और सडनली आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा और टीवी के एड्स आना स्टार्ट हो गए, हुआ है ना। तो ये कैसे हो रहा है कि यार आप जो बोल रहे हो बट आपने सर्च नहीं करा है, राइट। या कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा है, मैं सोशल मीडिया में देख लूँ कि टीवी कौन सी लेनी है या नहीं लेना है, फिर भी आपको एड्स आ रहे हो उसके, आप पूरे ट्रैक हो रहे हो गाइस। पूरा लाइव वर्ल्ड चल रहा है और ये लाइव वर्ल्ड पूरा इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है, राइट। और इस लाइव वर्ल्ड को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक एक डिवाइस पूरा आईओटी के साथ में कनेक्टेड है, पूरा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके बैकएंड पर पूरा एआई चल रहा है, जो आपके वॉइस कमांडिंग, आपकी इमेज देखने का प्रोसेस, आप जो सर्च कर रहे हो वो सारी डिटेल्स सब कुछ जारी है, आपके इंस्टाग्राम्स को जा रही है, फेसबुक को जा रही है, गूगल को जा रही है, जहाँ आप यूज़ कर रहे हो वो सारे सोशल मीडियाज पे जा रही है, और वो सब कुछ देखकर आपको बता देगा कि आप क्या सोच रहे हो। बहुत होता है ये, तो अब होने भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आप बोलो कि ड्रॉबैक है या एडवांटेज है, बट अब जितने भी डिवाइसेस हैं वो बहुत रैपिडली कनेक्टेड हो रहे हैं इंटरनेट के साथ में, ठीक है। ओके, सो ग्राफ के बाद में मेरे ख्याल से मुझे डायरेक्टली आ जाना चाहिए आपके रेस्पबेरी पाई के ऊपर। ओके, सो रेस्पबेरी पाई और कंट्रोलर और प्रोसेसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 10 मिनट है। अटेंडेंस आप सभी साइन कर रहे हो? संकेत मांग रही है, बहुत शोर हो रहा था बीच में, आपको बाद में ये भागाभागी में रहेगा। आपकी अटेंडेंस इसकी जो लगेगी ना ईआरपी में, इसी के बेस में लगेगी। सो वी एंश्योर दैट बिफोर लिविंग द ऑडिटोरियम। ओके, संकेत सी गाइस, मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं, ठीक है। ऑन द राइट हैंड इट्स अ STM32 माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑन द लेफ्ट हैंड इट्स अ नोड MCU, राइट।
This is ESP8266 controller and the board name is the Node MCU. इसे बनाया है एस्प्रेसिव कंपनी, चाइना की कंपनी है, राइट? तो उसे उस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है एंड दैट बोर्ड इज यूज फॉर द एम्बेडेड सिस्टम एज वेल एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कनेक्टिविटी. आपको अगर इस रूम को ऑटोमेट करना है, अप्लायंसेस को ऑटोमेट करना है, आप इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हो. बट अब आपके पास में एक लिमिटेशन इस बोर्ड में ये आ जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेंसर्स कनेक्ट हो सकते हैं, एक सेंसर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है? बट अगर आपके पास में मल्टीपल सेंसर्स हो देन यू आर लुकिंग फॉर अनदर कंट्रोलर. यही करोगे, ठीक है? प्लस कुछ फीचर्स, कुछ प्रोटोकॉल्स इसके अंदर नहीं है. इससे एडवांस कंट्रोलर मेरे राइट हैंड के हाथ इसमें है. अब ये है ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का, राइट? ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने डिफरेंट बोर्ड्स डिज़ाइन करे हैं एंड दैट इज STM32 बोर्ड. क्लियर? ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सर्च भी कर सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगा. इसके नंबर्स ऑफ कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं एज वेल एज प्रोसेसर अवेलेबल है, ठीक है? दैट इज बेस्ड ऑन द RISC आर्किटेक्चर एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द RISC आर्किटेक्चर. But this is ARM processor and this is basically dependent on the AVR processor and external processor. ठीक है? So AVR family से belong करना या पूरा एस्प्रेसिव family से belong करना ये अलग कंट्रोलर है. ये है ARM family से belong करता है, ठीक है? जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं. आपके फ़ोन में ARM बेस्ड प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक, जो CISC और RISC आर्किटेक्चर बेस्ड होते हैं. अब किसी को पता है CISC और RISC क्या होता है? RISC इज बेसिकली अ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसमें आप जो प्रोग्रामिंग करते हो या जितना भी आप इंस्ट्रक्शन सेट्स को यूज करते हो, सारे स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होते हैं और उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो वो काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है एज कंपेयर्ड. अगर मैं CISC की बात करूं, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग. ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को ये एक साथ एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है. विच वन इज बेटर, RISC और CISC? CISC इज मोर बेटर, ठीक है? अब अगर मैं प्रोसेसिंग स्पीड की बात करूं तो CISC की ज़्यादा होगी या RISC की ज़्यादा होगी? RISC की ज़्यादा होगी, ठीक है? स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो RISC की ज़्यादा होती है, CISC थोड़ा सा स्लो रहता है. बट आप जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में यूज़ करते हो, तो क्या आप बैकएंड पे 4-5 एक एप्लीकेशन ऑन करके रखते हो तो 6th नंबर का एप्लीकेशन हैंग हो जाता है क्या? वो बंद कर देता है क्या अपने आप को? नहीं ना. या पुराने वाले बंद हो जाते हैं क्या ऑटोमेटेड? नहीं होते हैं. वो सब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोसेस होते हैं, ठीक है? तो थोड़े टेक्निकल टर्म्स याद रखो कि आप जो डेली यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो. सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कर लो, ठीक है? बट उसके बारे में पता रखो कि ये कौन सा प्रोसेसर है, इसके अंदर कौन से आर्किटेक्चर बेस्ड है, कौन सी कंपनीज इसे बना रही है. हम प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं 32 और 64 बिट ऑफ प्रोसेसर्स में, करते हैं, राइट? किस किस के पास में 32 बिट ऑफ प्रोसेसर और किसके पास में 64 है? ये भी नहीं पता है अभी तो. 64 है, कंफर्म 64 है. 64 32 नहीं है, 32 किसी के पास नहीं है. क्या आप 32 की कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में? डाउनलोड करते टाइम पे तो देखा होगा exe फाइल्स जो आती है, 32 बिट का करना है या 64 बिट का करना है, कौन सी फाइल डाउनलोड करते हो? 64 करते हो. वेरी नाइस. तो चलो ये तो पता है, ठीक है? अच्छा, होता क्या है ये 32 बिट ऑफ प्रोसेसर या 64 बिट ऑफ प्रोसेसर का मतलब क्या है? मुझे ये बता दो कि इन दोनों का मीनिंग क्या है. क्यों हम लोग बोलते हैं कि 32 बिट का प्रोसेसर है मेरे फ़ोन में या लैपटॉप में, या 64 बिट का प्रोसेसर है, ये कंट्रोलर भी 32 बिट का प्रोसेसर है इसके अंदर? इसका मतलब क्या? एग्जैक्टली एट द टाइम 32 बिट्स को वो प्रोसेस कर सकता है, और अगर 64 की बात करेंगे तो एट अ टाइम 64
64 बिट को प्रोसेस कर सकता है, तो विच वन इज फास्टर? 64 बिट 64 हुआ ना, मैंने आपको बोला 200 बिट्स को ट्रांसफर करो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो 32 में कितना टाइम लगेगा और 64 में कितना टाइम लगेगा? 64 में ज्यादा टाइम लगेगा या 32 में? 32 में लगेगा, एग्जैक्टली। ऐसे ही आपके कंट्रोलर्स भी बिट ऑफ प्रोसेसर्स के डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? दैट इज ओनली अ 10 बिट ऑफ प्रोसेसर और ये 32 बिट का प्रोसेसर है, तो ये ज्यादा फास्ट है या ये? 32 वाला फास्ट हुआ, ठीक है? ओके, डन। अब मेरे हाथ में एक और है, ये क्या है? एग्जैक्टली, दिस इज रेस्पबेरी पाई, आर पाई, ठीक है? अब रेस्पबेरी पाई में भी बेसिकली रेस्पबेरी पाई एक रेस्पबेरी पाई फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन से सारे के सारे रेस्पबेरी पाइज लॉन्च होते हैं और डिज़ाइन होते हैं, ठीक है? ये टेक्सास में आपको इसका फाउंडेशन मिल जाएगा, टेक्सास की एक कंपनी है रेस्पबेरी पाई फाउंडेशन, ठीक? बेसिकली रेस्पबेरी पाई के अंदर जो ओएस है, दैट ओएस इज नेम्ड एज रेस्पियन ओएस। क्या नाम है इसके ओएस का? रेस्पियन ओएस, ठीक है? रेस्पियन ओएस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द डेबियन ओएस। डेबियन सुना है? बताओ बताओ, डेबियन क्या है? नहीं पता। डेबियन ओएस नहीं सुना? लिनक्स सुना है? तो लिनक्स को बनाने वाला कौन है? डेबियन ओएस है, ठीक है? डेबियन बनाता है ये इस टाइप के सारे लिनक्स बेस्ड ओएस, रेस्पियन ओएस, रोबोटिक ओएस, ये सब कुछ डेबियन डिजाइन करता है, ठीक है? ये डेबियन बेस्ड आर्किटेक्चर्स को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो ओएस है दैट इज रेस्पियन ओएस। अब रेस्पबेरी पाई बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे आप रेस्पबेरी पाई 1 देखो जो 2012 में लॉन्च हुआ था, ठीक है? रेस्पबेरी पाई 1 से पहले भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे रेस्पबेरी पाई 0, रेस्पबेरी पाई W, रेस्पबेरी पाई पिको, इस तरीके के बोर्ड्स और बिफोर 2012 इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है? बट जहाँ से हम इसे यूज़ करेंगे, रेस्पबेरी पाई 1 वाज लॉन्च इन 2012 एंड रेस्पबेरी पाई 1, अब जैसे आपके सिस्टम में भी रैम होता है, आप अगर एक लैपटॉप परचेस करते हो तो ये देखते हो कि इसका रैम कितना है, यही देखते हो, कितना देखते हो? 8 GB रैम है, राइट? या 16 GB रैम है, जितना मैक्सिमम होगा उतना आप उसे परचेस करोगे, ठीक है? रेस्पबेरी पाई भी एक प्रोसेसर है फुल्ली, इसके अंदर भी हम रैम को कंसीडर करते हैं। 1 वाले के अंदर आपका 1 GB रैम फिक्स होता है जो इसका इंटरनल रैम है, प्लस 2 के अंदर 1 GB एंड 2 GB दोनों मिलेगा जो 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था, एंड 3 जो 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था, ये भी आपको 1 एंड 2 मैक्सिमम 2 GB तक मिल जाएगा। प्लस रेस्पबेरी पाई 4 इज द एडवांस रेस्पबेरी पाई 4 वर्जन, एंड अभी एक महीने पहले रेस्पबेरी पाई 5 भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है? तो रेस्पबेरी पाई 4 मेरे हाथ में जो है ये रेस्पबेरी पाई 3 है, और एक और रेस्पबेरी पाई 4 वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो रेस्पबेरी पाई 3 ये ओनली 2 GB रैम का है,